Okay, let's start today impulse. ठीक है, impulse जनरली वैसे इसको बुक्स में सिंबल J दिया होता है रिप्रेजेंटेशन से वर्क. मैं बहुत सी बार I यूज करता हूं, मुझे अच्छा लगता है. ठीक है, impulse. ठीक है, impulse. अच्छा, तो व्हाट इज इंपल्स? इंपल्स को डिफाइन कैसे किया गया? जैसे मैंने मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम आपको एक्सप्लेन किया था कि लीनियर मोमेंटम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो फोर्स के उस इफेक्ट को जो मास और वेलोसिटी के कंबाइंड इफेक्ट को बताती है, जिसके थ्रू ये पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट हाउ मच फोर्स इट वुड एक्सपीरियंस, है ना, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. तो किसके थ्रू? मास और वेलोसिटी के कंबाइंड इफेक्ट के थ्रू. उसको लीनियर मोमेंटम बोल रहे थे. अब इंपल्स क्या है? इंपल्स का मतलब है फिर से फोर्स का एक ऐसा इफेक्ट जो एक शॉर्ट ड्यूरेशन पर डिपेंड करे, है ना. शॉर्ट ड्यूरेशन पर एक अचानक से कोई लार्ज फोर्स लगाए तो वो जो इंपैक्ट उस ऑब्जेक्ट पर आया फोर्स का, उस कम टाइमिंग के अंदर लार्ज फोर्स का, उस क्वांटिटी को जो बताएगी फिजिकल क्वांटिटी, वो फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाएगी? इंपल्स. फॉर एग्जांपल, मैंने लिया हथौड़ा, हैमर, और यहां पे ली नेल, कील, और यहां से जोर से ऐसे यहां पे लेकर गया, तो जो नेल है, कील है, वो हथौड़े से, हैमर से कितने देर के लिए कांटेक्ट में आई? फॉर माइक्रो सेकेंड, फ्यू सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड. लेकिन फोर्स कितने का लगा? 100 न्यूटन, 200 न्यूटन, 1000 न्यूटन. तो बहुत बड़ा फोर्स, लेकिन कम ड्यूरेशन के लिए अगर अप्लाइड हो तो उस इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट को जो क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगी, दैट इज कॉल्ड इंपल्स. और क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? तो एक तो समझ में आ ही गया होगा कि हैमर से कील को जो ठोकते हैं हम दीवार के अंदर, सो दैट प्रोसेस, ये नेल ने इस फोर्स का कम टाइमिंग के अंदर लार्ज फोर्स का जो इफेक्ट महसूस किया, एक्सपीरियंस किया, उसको किससे कैलकुलेट किया जाएगा? इंपल्स से. ठीक है, इसी तरह से और क्या बोलूं? मान लो आप खड़े हो गए, सर आप क्रिकेट बॉल का बैट से. हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक. क्रिकेट बॉल का बैट से, अगर जैसे आईपीएल चलते हैं तो बॉल आती है, शोएब अख्तर मान लीजिए बॉल डाल रहा है, काफी फास्ट बॉल है, और वो हिट हुई, हिट होते ही वो चल जाती, तो टकराते ही चलेगी. मतलब बैट ने भी उधर फोर्स लगाया, तो फोर्स लगा, फोर्स लगते ही कम ड्यूरेशन के लिए कांटेक्ट में आए और वो चली गई. तो ये फोर्स, बैट ने फोर्स प्रोवाइड किया कितने टाइम के लिए? बहुत कम टाइम के लिए, और वो सीधी 6 या 4 पे जो भी बाउंड्रीज आ रही है वो चली गई. ये एग्जांपल इंपल्स का है. ठीक है, और कोई एग्जांपल? और एक एग्जांपल मान लीजिए कि आप चले गए अपने एक बहुत खास दोस्त के साथ, है ना, अपने बहुत खास दोस्त के साथ आप किसी बिल्डिंग पर चढ़े गए, और खास दोस्त को आपको देना था धोखा. तो वो क्या करेगा या क्या करेगी? वो आपको ऐसे बात कर रहे हो, पीछे से धक्का दे दिया आपको, तो आप सीधे नीचे आकर के गिरे. कहां पर? फ्लोर पर. तो आपका हो गया, आप गिरे नीचे और पहुंच गए ऊपर. क्यों पहुंच गए ऊपर? क्योंकि जब नीचे गिरे तो ऊपर से नीचे आते टाइम फोर्स लग रहा था ग्रेविटी का फोर्स बहुत तेज लगा, पट, उतनी देर में आपकी बोल गई वाट. तो ये इंपैक्ट क्या है? इंपल्स. सो ऐसे सभी फोर्सेस जो ऐसे सभी लार्ज फोर्सेस पर्टिकुलर उस टाइम की बात करते हैं, है ना. होने को फिर नॉर्मल फोर्स को भी आप टाइम से रिलेट कर दोगे तो वो भी इंपल्स कहने में आ जाएगा, लेकिन पर्टिकुलरली इंपल्स किसको डिफाइन करता है? कि when a large force is applied for a short duration of time, that physical quantity is called impulse, and hence it is being calculated as how much. अच्छा, कॉमन सेंस से देखते हैं कि क्या इसकी डेफिनेशन होनी चाहिए. कि भाई लार्ज फोर्स होगा तो इंपल्स ज्यादा होना चाहिए, ठीक है. कम ड्यूरेशन के लिए लगा, लेकिन अगर ज्यादा ड्यूरेशन के लिए लगेगा तो और फोर्स लग रहा है. अच्छा साहब, तो ये डिपेंड करता है कि कितनी देर के लिए लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है. तो इसको बोला जाता है फोर्स, है ना, फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो लार्ज फोर्स अप्लाइड फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक. तो अगर मैं जे लिख दूं बुक के हिसाब से, तो देखिए क्या बन जाएगा? एफ और ड्यूरेशन एफ डेल्टा टी. ठीक, ये हो गया इसका.
अब ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला दो चीजों से मिलकर के बना है, एक है फोर्स और एक है डेल्टा टी। फोर्स होती है वेक्टर क्वांटिटी और टाइम होता है स्केलर क्वांटिटी। किसी भी स्केलर को नॉर्मली मतलब बिना अगर इसमें कोई डॉट प्रोडक्ट नहीं लग रहा, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लग रहा, लग भी नहीं सकता। स्केलर और वेक्टर कभी भी डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी स्केलर हो इनटू कोई वेक्टर क्वांटिटी हो तो आंसर हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। जो भी नई क्वांटिटी मिलेगी वो कैसी क्वांटिटी मिलेगी? वेक्टर क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल F इज इक्वल टू एम है, एम स्केलर क्वांटिटी है, ए वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स कैसी क्वांटिटी बन रहा है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक ऐसे ही ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, तो जे क्या होना चाहिए? वेक्टर क्वांटिटी। तो उसको वेक्टर फॉर्म में बस कैसे लिख दें? एफ वेक्टर डेल्टा टी। जो एफ वेक्टर की डायरेक्शन है वही इंपल्स की डायरेक्शन होनी चाहिए। सो ये हो गया हमारा बेसिक फॉर्मूला। अगर एसआई यूनिट की बात कर ले यहां पर, सो एसआई यूनिट ऑफ इंपल्स इट शुड बी फोर्स की न्यूटन, टाइम की सेकंड, न्यूटन सेकंड। डन। अच्छा साहब ये चीज हो गई, बड़ी जल्दी से सीख ले इंपल्स। लेकिन क्या इस इंपल्स का और कोई फॉर्म होता है? तो बोला गया कि द फोर्स दिस इंपल्स इज आल्सो इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। कि जो फोर्स कम ड्यूरेशन के लिए अप्लाई हुआ इसकी वैल्यू चेंज इन लीनियर मोमेंटम होती है। अच्छा साहब प्रूव करके देखो। तो देखते हैं यहां पर, है ना? तो देखिए यहां पर, नाउ सिंस according to definition of, yeah, according to Newton's second law of motion, we know that, what do we know that F is equals to डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। अगर एवरेज टर्म्स में बात की जाए तो क्या मिल गया? डेल्टा P इज इक्वल्स टू एफ डेल्टा टी, या एफ डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा पी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। बट एफ डेल्टा पी इज द डेफिनेशन ऑफ इंपल्स, सो दिस इज जे इज इक्वल्स टू डेल्टा पी। वेक्टर फॉर्म में लिख दो तो जे वेक्टर इज इक्वल्स टू डेल्टा पी वेक्टर। सो इंपल्स यहां से क्या पता चल गया कि इंपल्स किसके इक्वल होता है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम के। तो हमारे पास ये दो फॉर्मूले हो जाते हैं। एक फॉर्मूला फोर्स इनटू शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड इट इज इक्वल टू द चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अच्छा साहब क्या हो कि अगर फोर्स, ये सारी कुछ जो बातें की गई है ये एवरेज, जब भी मैंने बता रखा है, शुरू से बता रखा है कि कोई भी फॉर्मूला जनरली जो हम देते हैं और एटलीस्ट जो डेल्टा वगैरह टर्म्स में लिखा होता है वो एवरेज टर्म्स के फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, अब इसमें जब एवरेज चल रहा है तो ये फोर्स एक तरह से कांस्टेंट फोर्स माना जाएगा जिस टाइम पे हम ये वाला कैलकुलेशन कर रहे हैं। लेकिन क्या हो कि अगर हम कैलकुलेशन करें, एक्सक्यूज मी, एक कैलकुलेशन करने से पहले, हाँ भाई, सो कैलकुलेशन ऑफ इंपल्स अंडर वेरिएबल फोर्स। अगर फोर्स वेरिएबल हो तो कैसे करें? तो भाई जब कोई चीज वेरिएबल टर्म्स में हो तो वेरिएबल होती ही, मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा रखा है कि क्या होता है वेरिएबल का कॉन्सेप्ट? कैलकुलस मेथड। इसका मतलब अब मुझे न्यूटन सेकंड लॉ को कैसे यूज करना चाहिए? कैलकुलस वे में, यानी कि इस फॉर्मेट में F इज इक्वल टू dP अपॉन dt, ये वाला फॉर्मेट मुझे लेना है। अच्छा, dP और dt क्या होते हैं? जब ये ले लेते हैं तो आपको पता होगा ये वाली सिचुएशन कब ली जाती है? इफ डेल्टा t इज वेरी वेरी स्मॉल such that डेल्टा t टेंड्स टू 0। अगर डेल्टा टी बहुत 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 ही छोटा हो जाए, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल हो जाए, इतना छोटा हो जाए, तो फिर उस टाइम पे लगने वाला इंपल्स भी तो बहुत छोटा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ये डेल्टा टी बहुत 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 छोटा हो रहा है तो जे की वैल्यू भी तो छोटी होती जाएगी, बिल्कुल होती जाएगी। तो देन whatever impulse, then let impulse is given by di, ठीक है, di। तो di is equals to, therefore according to
डेफिनेशन ऑफ इम्पल्स, इसको मुझे कैसे रिलेट करना चाहिए? डी आई शुड बी इज इक्वल टू एफ डी टी, एफ डी टी। या फिर अगर आप यहां से नहीं लेना चाहते तो आप इसको यहां से भी ले सकते हो कि देन इज गिवन बाय डी आई, देन सिंस अकॉर्डिंग टू, ये दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये देखो इससे भी यही चीज निकल के आएगी, मोशन। एफ को मैं क्या लिखूंगा? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, और यही चीज को तो हम लिखते हैं डीपी अपॉन डी। तो यहां से dp इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? एफ डी टी। dp इज इक्वल टू एफ डी टी। ये देखो, तो ऐसे, और ये di, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम स्मॉल हो तो ये भी स्मॉल इंपल्स के बराबर होना भी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अगर इफ टोटल अगर मुझे निकालना हो, देन टोटल impulse ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल, अगर मान लीजिए टाइम इंटरवल होता कि किसी इस सेकंड से चल के उस सेकंड तक हुआ t1 टू t2, तो देन टोटल के लिए क्या करते हैं हम? इंटीग्रेट करते हैं डी आई। अच्छा, मैंने इम्पल्स आई लिख दिया क्योंकि मेरी हैबिट आई की है, जे लिख देते हैं वापस से, डी जे। और कहीं पे अगर आई चल रहा हो तो ये लो, आप आई से करो जे से करो फर्क नहीं पड़ता, बस एक बार डिफाइन जरूर करना है कि हम क्या एज्यूम कर रहे हैं। डी जे इज इक्वल टू एफ डी टी लिमिट t1 टू t2, और मान लिया कि ये इनिशियली इम्पल्स कुछ था ही नहीं, ठीक है, और ये फाइनली जे हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जे बचेगा, है ना। आपको पता ही है dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, और लिमिट अगर a टू b लगा दी जाए तो उसको a b माइनस a लिखते हैं। अगर यहाँ j हो गया तो यहाँ j लिखूंगा, a की जगह 0 हो गया, b की जगह j लिख रहा हूं तो j माइनस 0, j आंसर आ गया, तो ये j हो गया इज इक्वल टू। अच्छा, अगर फोर्स कांस्टेंट होता तो मैं इंटीग्रेशन के बाहर ले देता, लेकिन मैं क्या कैलकुलेशन कर रहा हूं? वेरिएबल फोर्स। तो यही मेरा आंसर है। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स, मोस्ट जनरल फॉर्मूला, ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ या फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स अंडर वेरिएबल फोर्स, अंडर वेरिएबल फोर्स, ठीक है। और क्योंकि F किसके बराबर होता है, ये सॉरी J किसके बराबर होता है? डेल्टा P के, तो यही यहां पर क्या आ जाएगा? डेल्टा P आ जाएगा, क्योंकि ये FDT इधर चल रहा है, इसको मैं किसके बराबर लिख सकता हूं? DP के बराबर। तो ये देखो इज इक्वल टू DP लिखता तो इसको मैं इंटीग्रेट करता, और इंटीग्रेट कहां से कहां तक करता? इनिशियल लीनियर मोमेंटम P1 P2, तो ये इधर क्या चल रहा होता? dp का इंटीग्रेशन आता P, लिमिट लगती P1 से P2, और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या बनता? P2 माइनस P1, P2 माइनस P1, क्या हो गया? फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम। तो क्या फाइनल माइनस लीनियर को मैं डेल्टा P लिख सकता हूं? चेंज इन लीनियर मोमेंटम। दिस J इज इक्वल टू डेल्टा P, और इस तरीके से ऑब्टेन करना, इसको बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है। अच्छा, इसी में अगर बता दें कि सर अगर ये वेरिएबल फोर्स ना होकर के यहीं पर मैंने बोला है ये दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्मूला, ये वाला, इसी से सारी ये वाला फॉर्मूला भी निकल जाता है। कैसे निकलता है देख लो जल्दी से, ये वाला फॉर्मूला कैसे निकलेगा कि नोट, अगर फोर्स जो है वेरिएबल ना होकर के कांस्टेंट हो जाए, तो अगर फोर्स कांस्टेंट है सो देयरफॉर it can be taken outside from integration, taken outside, अगर फोर्स कांस्टेंट हो तभी इसको आउटसाइड लोगे, can be taken outside from integration, इंटीग्रेशन से साहब हम इसको बाहर ले लेते हैं, तो इसको मैं बाहर लूंगा तो क्या बन जाएगा? J इज इक्वल टू F T1 से T2 dt। अरे अब तो ये बस सिंपल हो गया, dt का इंटीग्रेशन T बनेगा और लिमिट हो जाएगी T1 से T2, तो ये क्या बन गया? F T2 माइनस T1,
और एफ टी टू माइनस टी वन को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी। तो J इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी, दिस इज द फॉर्मूला। सो इस तरीके से हम टोटल इम्पल्स को कैलकुलेट करते हैं। और इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होती है, दिस इज द इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। कितनों को समझ में आ गया यहां तक सब कुछ?